हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ करेंगे और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। अगर आज आपने इस लेक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कर लिए तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका क्वेश्चन चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, तो इसलिए प्लीज आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे इंडक्टिव फैक्ट की, तो इसमें लिखो थर्ड में एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सबसे पहली बात तो ये आती कि एसिड क्या होता है। एसिड आपको पता है विच डोनेट H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। क्या बोलेंगे? एसिड किसे कहते हैं? विच डोनेट, लिख लो मेरे साथ साथ ये दो, विच डोनेट H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम is called एसिड। समझ आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको भी हम एसिड कहते हैं। ये बात आपकी सही है, वो लुईस एसिड होता है, लेकिन आज हमें जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं वो आर्सेनियस एसिड के लिए करने हैं। आर्सेनियस एसिड क्या होता है? जो एक्वस मीडियम में H प्लस डोनेट करे उसको आर्सेनियस एसिड कहते हैं। अब आपको क्या करना है? कॉपी पेन साइड रख दो, बोर्ड पे ध्यान रखना है। अगर आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके बाद आपको कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो इधर देखो, जैसे मान लीजिए हमने एक एसिड मान लिया Ha, ठीक, ये मोनोबेसिक एसिड है। ये टूटने पर क्या देगा? एक H प्लस आयन देगा और एक A माइनस आयन देगा, एक एनायन देगा। ठीक, H प्लस यानी प्रोटॉन देगा और एक एनायन देगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आती है? अब देखो, कोई भी एसिड जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक Ha माना है और एक और हम लिख लें अगर HB। HB क्या करेगा? H प्लस आयन देगा और एक B एनायन दे देगा। समझ आ रही बात? अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा Ha में और HB में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कैसे बताओगे? क्या H प्लस को देख करके आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या H प्लस इसके Ha के H प्लस में और HB के H प्लस में कोई डिफरेंस है? कहीं इसका नाक छोटा हो, इसका नाक बड़ा हो, या इसके कान छोटे हो, इसके कान बड़े हो, ये ज्यादा मोटा हो, ये पतला हो, तो H प्लस को देख के हम नहीं बता सकते। तो हम कैसे बताएंगे? अब देखो, जितना ज्यादा H प्लस मिलेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बात हमें समझ में आती है। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे लिखते हैं रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। अब देखो, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा, तो भाई आप सिंपल सी बात है, हम ये बोलेंगे एज, या ऐसे बोल दो एज कंसंट्रेशन ऑफ P इंक्रीज, है ना, या ऐसे बोल दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी घटेगी, तो या ऐसे बोल दो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी, दोनों एक ही बात है। तो एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, आप क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड। ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो भाई, समझ आ रही बात? और के इक्विलिब्रियम क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? या यहां पे लिख दो इसको, के इक्विलिब्रियम को यहां पे लिख दो एज P इंक्रीज के इक्विलिब्रियम इंक्रीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये बेसिक फंडा है, इसको समझना जरूरी है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? इतना तो सबको पता होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा भाई, अब H प्लस से तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनायन में डिफरेंस है, ये एनायन अलग है। अब एक बात बताओ, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा, और जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मूव करेगा उसके H प्लस की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बस यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? एज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, एज स्टेबिलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं कंजुगेट एनायन। ये तो पता ना आपको, कंजुगेट एनायन बोलते हैं, आगे फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे। एज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन इंक्रीज, इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड। क्योंकि देखो
हमेशा इक्विलिब्रियम किसकी तरफ मूव करेगा? स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। ये तो सबको पता है, कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। ये बात समझ में आ रही है अपने को? तो हम बोलेंगे एज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन इंक्रीज, इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड। और इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड मूव करता है तो उससे क्या होगा? तो आपको यह पता कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आगे जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और H प्लस की कंसंट्रेशन जहां पे बढ़ेगी हम क्या बोल देंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, यहां पे ये भी तो इक्विलिब्रियम पे है। देखो सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस आपकी इक्विलिब्रियम पे होती है, तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम पे है। जिसका इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड होगा वो ज्यादा H प्लस दे देगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखें, क्या लिखा जाएगा? K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो H प्लस प्रोडक्ट है और A माइनस प्रोडक्ट है, तो इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही कंसंट्रेशन को, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का एक ही है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और क्योंकि ये एसिड है इसके लिए हम Ka लिख देते हैं। Ka क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बात समझ में आ गई? वैसे बेसिक आपको इतना आता ही होगा, यहाँ पे मैंने सिखा भी दिया आपको। अब देखो H प्लस इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो Ka वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? कोई डाउट है क्या? आप ये बोल दो H प्लस इंक्रीज हो या Ka वैल्यू इंक्रीज हो, हम बोल देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब एक नई चीज और जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में आती है, pKa क्या होता है? माइनस ऑफ log Ka। ये बात समझ में आ रही है? देखो Ka अगर बढ़ेगा तो log Ka भी बढ़ेगा, और log Ka बढ़ेगा तो माइनस log Ka का क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। क्योंकि मान लीजिए आपको बोल दिया एक तो 2 नंबर, एक 5 नंबर, मैं बोलता हूं 2 बड़ा, मैं बोलता हूं आपको 2 बड़ा या 5 बड़ा, आप क्या बोलेंगे? 5 बड़ा। आपको बोल दूं log 2 बड़ा या log 5 बड़ा, आप बोल देंगे log 5 बड़ा। अब मैं आपको बोल दूं log माइनस log 2 बड़ा या माइनस log 5 बड़ा, जब भी आगे माइनस आएगा तो छोटे वाले नंबर को बड़ा बोला जाता है। जैसे -2 में और -5 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। तो इसलिए Pk इज इक्वल टू माइनस log Ka होता है, और हम यहां पे क्या लिख देंगे? देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, अपने को स्ट्रॉन्ग करने हैं। यहां पे हम क्या लिख देंगे? H प्लस इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, Ka इंक्रीज, बट Pk डिक्रीज। अब ये इतनी सारी चीजें क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको? मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं, देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमेशा ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से H प्लस की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, या एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, या किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। इस टाइप से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और आजकल एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ा पूछता है। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन देगा ऑर्गेनिक का, और वहां पे आपको पूछ लेगा Pk वैल्यू, तो Pk वैल्यू यानी इसके साथ में आयोनिक इक्विलिब्रियम को भी उसने जोड़ दिया। ठीक, तो जब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी Pk वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ आ रही बात? और एक और लिखते हैं हम, pH भी तो लिखते हो। pH आपको पता क्या होता है? माइनस ऑफ log H प्लस। जो H प्लस कंसंट्रेशन है उसका अगर माइनस log ले लें तो वो उसकी pH आ जाएगी। तो pH जब भी H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, pH भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो एग्जामिनर अब मिस्टेक क्या करवाता है आपसे, वो बात आपको ध्यान से सुननी है और नोट डाउन करनी है। अलग पेन से नोट डाउन कर लेना। देखो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, सिंपल एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दे देगा और क्या लिख देगा? राइट फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pka वैल्यू, या राइट फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pka वैल्यू। स्टूडेंट क्या करते हैं? पूरे कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, है ना। आने वाले लेक्चर्स में बहुत कुछ सीखने वाले हम, जैसे ऑर्थो इफेक्ट वगैरह जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब ऐसा टफ क्वेश्चन आता है ऑर्थो इफेक्ट के जैसा, या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सोचना पड़े और वहां पे Pk वैल्यू पूछ लेना, स्टूडेंट पूरा दिमाग लगाते हैं, पूरा आंसर फाइंड आउट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर फाइंड आउट करके वही टिक कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे किसका ऑर्डर पूछा था? Pka का। आपने ऑर्डर कौन सा लगा दिया? एसिडिक स्ट्रेंथ का, यानी उसका उल्टा लगा दिया, वहां पे आपको -1 मिलता है। तो ये बात नोट कर लेना, हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहां लिख लेना, क्वेश्चन में ध्यान देना है
H प्लस की कंसेंट्रेशन पूछी है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, या पीके वैल्यू का ऑर्डर पूछा है, या आपका पीएच का ऑर्डर पूछा है। तो पीके वैल्यू और पीएच का ऑर्डर हमेशा इन तीनों का उल्टा आएगा। H प्लस इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, Ka इंक्रीज होगा, बट पीके और पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? चलो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखो भाई। अब सिंपल सी बात है, हम ये बोल रहे हैं अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है। उससे क्या हो रहा है, H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन। तो साफ साफ लिखो ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन। ठीक। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कोई भी एनायन है, कैसा भी एनायन है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको। एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती कि नहीं होती, ये हमने पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अभी तक हमने क्या पढ़ा है, -I ग्रुप पढ़ा है और +I ग्रुप पढ़ा है। तो ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलो। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसको याद रखना है। तो कभी भी कहीं भी, अब चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का, आपको क्या करना है, H प्लस हटाओ। H प्लस हटाने के बाद जो एनायन बनता है, जो कंजुगेट एनायन बनता है, तो उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये सिंपल आपका कॉन्सेप्ट बन गया। अब कैसे होगी, अब आप प्रॉपर्ली इसको एक बार नोट कर लो। और जो मिस्टेक मैंने बताई थी कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको चेक करना है। आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, पीके का ऑर्डर पूछा है, या पीएच का ऑर्डर पूछा है, या के का ऑर्डर पूछा है। जो भी आपसे पूछा है वो आपको पहले चेक करना है, फिर आंसर देना है। यानी आंसर देते टाइम भी ऐसे क्वेश्चंस में चेक कर लें कहीं गलत आंसर तो नहीं टिक कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को नेगेटिव एग्जाम में अवॉइड करने हैं। ठीक, एक बार इसको अच्छे से नोट करो। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये इनकी एप्लीकेशन बताता हूं कि कैसे काम आते हैं। नोट कर लो एक बार। अब नेक्स्ट देखो हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ध्यान से समझना आपको। जैसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इन ए ग्रुप बात की जाए, देखो इनऑर्गेनिक के फैक्टर जो है वो पहले आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो अब इसमें क्या ध्यान रखना अपने को, एज साइज इंक्रीज, इसमें लिखना डाउन द ग्रुप, इसमें हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप एज साइज डिक्रीज, एज साइज इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, और क्या बोल दोगे उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, ग्रुप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया जाए HF, HCl, HBr और HI, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? सिंपल हमेशा एक काम करो, कुछ भी नहीं करना आपको। F- ये बनाया आपने, H प्लस को हटा दो, सिंपल एनायन बना लो। जो एसिड आपका है उसमें से H प्लस को रिमूव करो, एनायन बना लो। ये एनायन बन गए। अब इन एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो। देखा जाए ये सबसे छोटा एनायन है, इसका साइज सबसे कम होगा और सबसे बड़ा साइज इसका होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो डिस्पर्स रहेगी, और इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वो हमेशा अनस्टेबल होगा। और कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो, अगर डिस्पर्स हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपको, केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या तो उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो, या आप उसका चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स कर दो, इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमेशा एनायन का साइज अगर बड़ा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, सर फ्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए ये इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। ये मिस्टेक मत करना। तो आप क्या बोलोगे, एज साइज इंक्रीज क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन
इंक्रीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, कोई डाउट है क्या? और जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी वही ऑर्डर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ऑर्डर किसका लिखा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का लिखा है। ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज का ऑर्डर लिखा आपने, क्योंकि आज तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर ने दिया तो डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया कि आपके जो हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो एक तो इस फॉर्म में पूछा है, या ऐसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या वीकेस्ट एसिड, 4 ऑप्शन देके। अच्छा, आज तक इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पीके का ऑर्डर नहीं पूछा है, तो पीके का या पीएच का ऑर्डर पूछ ले तो आप क्या बोल देंगे? इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट था इन ए ग्रुप। सेकंड, अब चलते हैं हम इन ए पीरियड। तो पीरियड में जब भी हम जाएंगे, देखो पीरियड में है ना साइज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता है, क्योंकि पीरियड में जैसे सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में सभी एलिमेंट्स की सेल कौन सी रहेगी? 2 ही सेल रहती है उसमें सेकंड पीरियड में, फर्स्ट और सेकंड। तो सभी का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब बिल्कुल ज्यादा चेंज नहीं आता, तो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अब किस फैक्टर से करेंगे? तो इसमें हम बोलेंगे एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें लिखना ऐसे लिखना, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। जैसे ये दे दिया आपको, ये दे दे CH4, फिर दे दिया आपको NH3, H2O और HF में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे? इसके भी आपको क्या बनाने पड़ेंगे? यहां पे भी आप सिंपली इसके एनायन बना लो, क्योंकि कभी भी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिख जाए तो सिंपल क्या करना है? एनायन बना लेना है। एनायन बनाने के बाद सिंपल क्या करो? एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक, ये आपके एनायन बनेंगे यहां पे। अब आपने देखा इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, जब भी एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे सबसे पहला फैक्टर होगा साइज, तो सबसे पहले साइज चेक करेंगे। दूसरा फैक्टर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, फिर तीसरा आपके वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह जो लगे होंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे, जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था वो आएगा। यानी सबसे पहले इनऑर्गेनिक फैक्टर आएंगे, उसमें भी सबसे पहला फैक्टर साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर बाद में हमें थर्ड में ऑर्गेनिक फैक्टर्स में जाना है। ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो यहां पे आपने क्या देखा? सभी एक ही पीरियड के हैं। जैसे ही आपने एक ही पीरियड के देखा तो आपने क्या देखा? एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज। ये बात हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। और एनायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ रहा है वही आपका इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? समझ आ गई बात अच्छे से? तो ऐसे हम कर सकते हैं, ये लाइन बनाओ ऐसे, ठीक, बॉक्स में बंद कर दो। ये हो गया आपका ऑर्डर। ये ऑर्डर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल अभी है ना छोटी छोटी बातें हैं बच्चों वाली, लेकिन बेसिक्स है, और बेसिक आपका जितना स्ट्रांग होगा आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, बेसिक पे काम करो, कभी भी आपको एग्जाम में कोई फेल करने वाला नहीं होगा। समझ आ रही बात? आपने भी देखा जब भी मैं आपको बेसिक समझाता हूं मैं बहुत जोर देकर के समझाता हूं, ताकि आप बेसिक ऐसे सीख जाएं कभी जिंदगी में ना भूलें, और कभी केमिस्ट्री के टीचर बने तो बेसिक आप अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सिखा पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, अब क्या लिखेंगे हम? राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिक, ऐसे लिख लो, ये लिखने की बजाय ऐसा लिख लो, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। दोबारा लिख देता हूं मैं, देखो क्या लिखना है? राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, उनके आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसमें मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3, दूसरा क्या लिखा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा मैंने क्या लिखा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको, तो अब क्या करोगे? सिंपल एक ही फंडा हमारे पास है, H प्लस को बाहर निकालो, एनायन बनाओ, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो। CH3, CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस,
CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये बनेगा। अब इसमें आपको पता है एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, सारे कार्बन के एनायन है, लेकिन इसमें जो कार्बन से यहां पे sp3, यहां पे sp2, ये sp है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह आएगा कि नहीं आएगा? और स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी तो यही आएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग ऐसे? ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन करना आप, सेकंड क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट है CH3OH, सेकंड वन इज CH3NH2 एंड थर्ड वन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड फोर्थ इज CH3CH3। ठीक, अब एग्जाम में क्या हर बार आप ऐसे लिख लिख के देखोगे? मैं एक फंडा बता देता हूं आपको, आप हमेशा ना ऐसे करके देख लो, इसके ऊपर नेगेटिव बना लिया, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ऐसे कर लेना। ठीक, एग्जाम में बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, क्योंकि बार बार लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। मैं तो चलो आपको लेक्चर सिखा रहा हूं और यहाँ पे NH2 आएगा, मैं तो आपको सिखा रहा हूं इसलिए बहुत अच्छे से एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में सीधे बना लेना। जैसे यहाँ पे बनाना CH3O माइनस, फिर क्या बनेगा CH3NH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फोर्थ बनेगा CH3CH2 माइनस। तो ये एनायन बनेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला एनायन होगा। ठीक, या और फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? इसकी जगह ये आएगा, इसको ऐसा लिख लो। मैं इसका ऑर्डर लिख के बता देता हूं आपको, इनके एनायन का। एनायन सबके बना लेंगे और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेंगे। लिख लो आप, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा होगा? CH3O माइनस, ये फिर कौन सा होगा? CH3, बोलो भाई, CH3NH माइनस बनेगा इसमें, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड C है, तो ट्रिपल बॉन्ड C है यानी क्या बन रहा है आपका? बोलो, कार्बन sp बन रहा है, और कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है आपकी? किससे ज्यादा होगी? बोलो भाई, नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, तो यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर CH3NH माइनस आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या आएगा? CH3CH2 माइनस। तो ये ऑर्डर आएगा आपका एनायन की स्टेबिलिटी का। पहले एनायन बनाओ, सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करो, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आपको आंसर करना है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 1 हुआ, इसका एनायन सबसे स्टेबल है, फिर थर्ड का एनायन स्टेबल है, फिर सेकंड का है, और फोर्थ का सबसे कम स्टेबल है, तो वो सबसे कम एसिडिक होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, नीचे एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए सिंपल। अब सबसे खास बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपका IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और आगे अपने पास स्पेस है, तो यहां पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, ऐसे इजी क्वेश्चन IIT में जो पहले एक एक नंबर के पूछे हुए क्वेश्चन है ना, तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि वो एज इट इज आपके एग्जाम में रिपीट कर देता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए थर्ड, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको H2O, सेकेंड इज ROH। ठीक, थर्ड आपको क्या दे दिया? थर्ड मान लीजिए आपको ये वाला दे दिया, ये दे दिया। ठीक, फोर्थ क्या दे दिया? जैसे फोर्थ आपको NH3 ही दे दिया, और फिफ्थ आपको पता है फिर NH3 के साथ एक तो फ्री में आता है, ये दे दिया। ठीक, इसका ऑर्डर पूछ लिया। और सिक्स्थ भी चाहो तो आप लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया। ठीक, ये दे दिया आपको। अब आप एक काम करना, इनमें है ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर, आप क्या करो, सिंपल एनायन बना लो और स्टेबिलिटी चेक कर लो। जैसे अगर मैं एनायन बनाऊंगा, यहाँ पे OH माइनस बनेगा, यहाँ पे RO माइनस बनेगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एनायन बनेगा, NH2 माइनस बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस बनेगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो सारे एक ही पीरियड के हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हैं, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे OH माइनस आ रहा और यहाँ पे ROH आ रहा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, OH माइनस और ROH में। ये OH माइनस बन रहा है, ये आपका RO माइनस बनेगा। इसमें बताओ भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोनों में? सोचो, दोनों में यार सिंपल सी बात है, OH माइनस को कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा, और RO माइनस में तो क्या है, ये प्लस आई ग्रुप लगा है, ये एनायन को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा, और डिस्टेबलाइज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये ऑर्डर आ जाएगा, तो OH माइनस ज्यादा होगा। ठीक, और इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट कौन आएगा? एक सेकंड रुक जाओ, नेक्स्ट कौन आएगा?
इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन है और वो कार्बन sp है, तो नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी होगी, कार्बन sp की होगी। ये आप अच्छे से जानते हो, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी, किसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, अगर इसके बाद बात की जाए NH2 माइनस की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर अगर इसके बाद बात की जाए तो कौन आएगा, अब इसमें फिनाइल में और इसमें, इन दोनों में ये बनेगा इसमें और उसमें बनेगा ये, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों में डबल बॉन्ड के ऊपर एनायन बन रहा है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर एनायन बन रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें ना ये जो ये लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये माइनस आई का काम करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई। अब आपके पास एनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो डायरेक्ट बता दो, तो यहाँ पे H2O सबसे ज्यादा स्टेबल हो, H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। बोलो भाई, सेकंड किसका नंबर आएगा, ROH का आएगा। थर्ड नंबर किसका आएगा, इसके बाद थर्ड नंबर बोलो जल्दी से, थर्ड नंबर आएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन का, फिर आएगा आपका इसका NH3 का अमोनिया का, फिर उसके बाद थर्ड और सबसे लास्ट में लास्ट आएगा। समझ आ रही बात। ये किसका ऑर्डर लिखा आपने, ये आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, और जो ये एनायन बनाए हैं आपने यहाँ पे, ये मैं आपके लिए हटा देता हूँ। अब सबसे खास बात सुनना मेरी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक। एग्जाम में जो आप मिस्टेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे ना एक चीज नोट करनी है। क्या नोट करना है अभी बता देता हूँ। एक बार थोड़ा सा स्पेस और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, सारा आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर करके हम यहाँ पे स्पेस बना लेंगे, और वैसे स्पेस बनाने के लिए हम बोर्ड को थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। दिख तो रहा होगा, उम्मीद है आपको अच्छा क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं इसमें हम, अब यहाँ पे देखना एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट। अल्कोहल जो होती है ना, हमेशा वाटर से कम एसिडिक होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए मेथेनॉल की, मेथेनॉल ऐसी अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, तो ये ऑर्डर आता है हमेशा। बाकी अल्कोहल चाहे कोई भी हो, बस मेथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होगी, आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड है, याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन थे आपके इजी क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा। ये देखो, ये इस पे बेसिक जो लेवल था ना, ये यहां तक जो हमने पढ़ा उस पे हमने क्वेश्चन किए हैं। अब बाकी हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के बेस पे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप ये नोट कर दो। और ये एक्सेप्शन आपका आया है कि सारी अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होती हैं, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन मेथेनॉल क्या है, वाटर से थोड़ी सी ज्यादा एसिडिक होती है। अब आप ये मत बोलना सर आप वाटर को एसिडिक क्यों बोल रहे हैं, मैं कंपैरिजन में बोल रहा हूं। वाटर वैसे न्यूट्रल होता है, बट इन कंपैरिजन टू इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, ठीक, उनके कंपैरिजन में वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा मत बोलना सर वाटर को ना क्लास में चिल्ला रहे थे एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। कहीं पानी पीना ही बंद कर दो, पानी पीते रहो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, है ना, ताकि जो कंसंट्रेटेड आपकी जो ज्यादा कंसंट्रेशन बन जाती है उसको थोड़ा डाइल्यूट भी किया जा सके। पानी पीते रहो, पानी तो न्यूट्रल है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अल्कोहल मैं बोल रहा हूँ। कहीं आप फालतू में टेंशन ले जाओ, हो जाता है कई बार ऐसा, मतलब ज्यादा पढ़ने से भी है ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब होता है बच्चों के साथ ऐसा। इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिख दिए जो बिल्कुल सिंपल से हैं, इजी से हैं, आप आराम से कर सकते हैं। या तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इनको नोट डाउन करो और एक बार खुद से ट्राई करो, या रफ कॉपी पे डायरेक्ट इनके आंसर लिख के देख लो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। या आप एक काम कर सकते हो, मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करो, तो जो आपको बेटर लगे वो आप करें। अगर मेरे साथ साथ करेंगे उसमें थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, और लेकिन करना है ईमानदारी से। ये नहीं कि मैं जो आंसर लिख रहा हूं उसको देख देख के समझ रहे हो, पहले आप ट्राई करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको ट्राई करना चाहिए, जैसे ही मैं समझाऊंगा फिर आपको मेरे को फॉलो करना चाहिए। तो इधर देखो, CH3COOH दिया, HCOOH, और ये दिया है एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, और ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, इनका बताना है। तो सिंपल क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि एनायन बना लो, तो इसका एनायन बनाओ, इसका एनायन बनाओ और इसका एनायन बनाओ। जब इनके ये एनायंस बनेंगे ना, ऐसे ये एनायंस बनेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एनायन होगा। देखो, इसमें एनायन में प्लस आई ग्रुप लगा है, डिस्टेबलाइज करेगा। यहां पे हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन का ना प्लस आई ना माइनस आई, तो ये क्या है, ये भी एनायन बनेगा। तो यहां पे इसका क्या लगेगा, बोलो भाई, यहां पे इसका प्लस आई लगेगा, सबसे ज्यादा इसी का लगेगा, और सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो चाहो तो आप एनायन की स्टेबिलिटी अगर यहां पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लिख देंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका,
HCO माइनस, ये वाला एनायन, फिर कौन सा होगा, एसीटेट आयन, ठीक, और फिर कौन सा होगा, ये आपका जो प्रोपेनोइक एसिड का आयन बनेगा। ऐसे आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और अगर इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। जैसा एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वैसा ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। या आप एक काम कर लिया करो, अब है ना, सीधा ये देख लिया करो, जैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में क्या करते थे, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब आप ये नहीं बोल सकते जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डायरेक्ट कर लो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बार बार आप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक कर रहे हो, ठीक, फिर आप क्या लिख रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए गया था। बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है, कहीं भी अप्लाई कर दो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, बस एनायन की स्टेबिलिटी, ठीक। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एक ही कॉन्सेप्ट बेस कर रहे हैं, तो सीधा करो। यहां पे क्या लगा है, प्लस आई लगा, ये माइनस आई लगा, यहां पे माइनस आई लगा, ये माइनस आई लगा, तो माइनस आई तो हमने चेक कर लिया, प्लस आई तो सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक, वो एनायन को, उसके एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। अब इन तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो डीएनपी रूल, डिस्टेंस जिसका कम होगा उसकी माइनस आई पावर ज्यादा, फिर डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो जहां पे नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप ज्यादा लगे होंगे तो वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर पे जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा, सबका डिस्टेंस सेम है, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे लगे हैं, सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे लगे हैं, तो सबका डिस्टेंस सेम है। यहां पे एक माइनस आई यहां पे, एक माइनस आई यहां पे लगा, तो इससे भी हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो क्या किससे करेंगे, पावर से। तो पावर सबसे ज्यादा माइनस आई किसकी होती है, NO2 की, तो ये एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की, तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा आपका डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हमारे हैं इसमें बड़े ध्यान से देखना आपको। इसमें आप जब एनायन बनाएंगे तो यहां पे एनायन बनेगा ऐसे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनाओगे ये एनायन H+ को हटा करके, ठीक, सिंपल ऐसे शो करेंगे। अब देखो इसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, कैसे करोगे, ये वाला एनायन इसके माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, ये वाला एनायन यहां पे माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, ये वाला एनायन माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, ये वाला एनायन माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, और जैसे ही एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे आप वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे क्या लगा है, ये लगा, पहले डिस्टेंस चेक करते हैं, ये सेकंड कार्बन पे लगा है, ये 1 2 सेकंड कार्बन पे, ये 1 2 3 कार्बन थर्ड कार्बन पे, ये 1 2 थर्ड कार्बन पे, तो ये दोनों तो कम एसिडिक होंगे इनकी, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये जो माइनस आई तो लगे हैं लेकिन इनका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो माइनस आई पावर कम लगेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन को कम विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ करेगा, एनायन कम स्टेबल होगा, एनायन कम स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इन दोनों में ये दोनों तो बिल्कुल वीक एसिड हो जाएंगे, और इन दोनों में सबसे वीक कौन सा होगा चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन लगा, फिर नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा, और जब नंबर ऑफ ग्रुप सेम हो तो क्या करते हैं, डिस्टेंस नंबर सेम होने के बाद पावर पे जाते हैं, तो Cl की पावर ज्यादा माइनस आई की Br से, तो इसलिए Cl वाला ज्यादा एसिडिक होगा, फिर Br वाला, फिर इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्या बोलेंगे, तो Br और Cl में बोलो सेकंड वाला ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, सॉरी पीछे नहीं लिखना था, आगे लिखना है, ठीक, फॉलो मेरे साथ मत लिख देना। देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, अब ये थर्ड और फोर्थ से ज्यादा एसिडिक होंगे, अब फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, हमने देखा दोनों का डिस्टेंस सेम है, फिर हमने नंबर कंपेयर किया, दोनों में एक ही माइनस आई ग्रुप लगा, फिर हमने पावर देखा Cl का ज्यादा है तो सेकंड वाला ज्यादा होगा, और फिर फर्स्ट वाला उससे कम। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इजिली समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ट्राई करना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, करो जल्दी से। अब इसमें देखो एनायन बना लो, सिंपल, सब जगह एनायन बना के देख लिया करो, एनायन बना के देख लो, एनायन बना के देख लो। तो आपने क्या देखा, यहां पे क्या लगा, माइनस आई ग्रुप लगा, तो यहां पे भी माइनस आई ग्रुप लगा, यहां भी माइनस आई ग्रुप लगा, यहां पे प्लस आई लगा, तो प्लस आई वाला तो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा एनायन को, यानी उसके एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो सबसे कम तो होगी फोर्थ की। अब ये तीनों माइनस आई क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आपको क्या देखना है, माइनस आई देखने के बाद डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सबका सेकंड कार्बन पे 1 2, सेकंड कार्बन पे 1 2, सेकंड कार्बन पे 1 2, सेकंड कार्बन पे लगे। अब फिर उसके बाद क्या देखते हैं, नंबर, यहाँ पे एक ग्रुप लगा, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे, तो जहां पे 3 ग्रुप लगे होंगे माइनस आई के, वो ज्यादा एनायन को स्टेबल करेंगे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सेकंड वाला,
और फिर फर्स्ट वाला सबसे कम, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप लगे हैं माइनस आई, इसमें 2 माइनस आई ग्रुप, इसमें एक माइनस आई ग्रुप लगा है। समझ आ गया? ये क्वेश्चंस कर लो, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, 3 क्वेश्चन और मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनको ट्राई करो, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। आप एक काम कर सकते हो, पहले एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो या मेरे साथ साथ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। अब देखो, जैसे ये वाला हमने देखा, सब में OH ग्रुप है, ठीक, जो एसिडिक H है वो किसके पास है? OH ग्रुप के पास है, तो सबकी H+ हटा दो, एनायन बना लो, एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं एनायन, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो इधर ये क्या है, दिस इज माइनस आई, यहाँ पे ये माइनस आई है, यहाँ पे ये माइनस आई है, यहाँ पे ये माइनस आई है, और ये प्लस आई है। तो अब आपको पता है एनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? एनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो तो प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो डिस्टेबलाइज करेगा। और जो अगर एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी कोरस्पोंडिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, यानी 5th की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। फिर इससे ज्यादा किसकी होगी? अब ये सब माइनस आई है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले DNP रूल फॉलो करना है। डिस्टेंस देखो, सभी 1 2, सेकंड कार्बन में 1 2 1 2 1 2, सभी माइनस आई ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगे हुए हैं, डिस्टेंस सेम है। फिर हम किससे डिसाइड करेंगे? नंबर से। यहाँ पे 1 माइनस आई या 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, सब जगह एक ही माइनस आई ग्रुप लगा है। फिर किससे डिसाइड करेंगे? पावर से। तो पावर से कैसे डिसाइड करोगे? सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 है, फिर साइनाइड, फिर क्लोरीन, फिर ये एसिटाइलिन ग्रुप, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये आएगा, इसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और फोर्थ वाला इनसे भी, इससे भी कम, ठीक, और फिफ्थ वाला सबसे कम, वो पहले ही बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखो, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, सबने कर लिया हुआ। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी क्या है? OH दे रखा है, तो सब में H+ हटाओगे, ऑक्सीजन पे एनायन बनेगा। अब क्या चेक करना है? उसके एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, जो एनायन की स्टेबिलिटी होगी वही एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें हमने क्या देखा? यहां पे माइनस आई ग्रुप लगा, माइनस आई ग्रुप लगा, 2 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, 2 माइनस आई ग्रुप लगे हैं भाई, 1 माइनस आई ग्रुप लगा है, और ये ओनली प्लस आई है। यहाँ पे ये क्या है? एल्केन है, साइक्लोएल्केन, प्लस आई का काम करेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, देखो सबका डिस्टेंस चेक कर लो पहले। डिस्टेंस आपने देखा 1 2 3, ठीक, थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन पे, इधर से भी थर्ड 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 पे, ये फोर्थ पे लगा। ये इन सबसे कम एसिडिक होगा, यानी ये फर्स्ट 4 5th से सारे ज्यादा एसिडिक होंगे। और 6th वाले की बात की जाए, वो तो प्लस आई है, वो तो और डिस्टेबलाइज करेगा, वो तो सबसे कम एसिडिक होगा। बात समझ में आई? अब कंपटीशन इन चारों का है, आपको क्या देखना? सबसे पहले डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस थर्ड कार्बन पे लगे हुए हैं, सेम है। अब नंबर चेक करो, इनमें 1 माइनस आई लगा है, तो यहां पे 2 माइनस आई लगे हैं, तो जहां पे माइनस आई 2 लगे होंगे उनको प्रेफरेंस देंगे, तो ज्यादा एसिडिक ये दोनों होंगे, थर्ड और फोर्थ, किससे? फर्स्ट और सेकंड से। तो इनमें देखो, इसमें भी 2 माइनस आई, इसमें भी 2 माइनस आई, तो इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होगा? यहाँ पे दोनों Cl लगे हैं, और यहाँ पे एक Cl एक Br, देखो एक Cl को कैंसिल कर देगा, बराबर कर देगा, और यहाँ पे Br लगा, यहाँ पे Cl लगा, तो ये देखो ऐसे, देखो ये Cl लगा, ये Cl लगा, तो ये तो दोनों बराबर हैं। अब नेक्स्ट हमने देखा, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, तो क्या होगा? Cl का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, माइनस आई पावर घटती है, तो इसलिए इस वाले का ज्यादा होगा, फोर्थ वाले का, फिर थर्ड वाले का। समझ आ रही बात? अब फर्स्ट और सेकंड में क्या है? दोनों में डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, और नंबर सेम होने के साथ साथ हम क्या करेंगे? पावर चेक करेंगे। पावर किसकी ज्यादा है? NO2 की, NO2 ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाला कम हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को करने रहते हैं। ये आ गया नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ये हो गया एक तो, ठीक। सेकंड क्या आएगा? मेलोनिक एसिड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आ गया मेलोनिक एसिड। नेक्स्ट क्या आएगा? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये आपका सक्सिनिक एसिड होता है ना। इनके फॉर्मूले भी याद रखना भाई। देखो कहीं कहीं कुछ कुछ मैं आपको कॉमन नेम इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि हमें एक जगह रटने ना पड़े, बस जो एग्जाम में काम आते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं आपको करवा दूं। आपको एक जगह लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह लिखोगे तो रटोगे, और जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करोगे तो सीखोगे। समझ आ रही बात? अब देखो सब में 2-2 COH ग्रुप है, तो हम इसको ऐसा कंसीडर करेंगे, यहां पे ना एक COH क्या कर रहा है? H+ दे रहा है और उसके ऊपर माइनस आएगा, कोई भी एक COH सबका, ये ऑर्डर आ जाएगा, ये आ जाएगा, एनायन बन गया। अब इस एनायन की एक H+ देने के बाद स्टेबिलिटी चेक कर लो, यहां पे ये माइनस आया काम करेगा, यहां पे ये माइनस आया काम करेगा,
ये माइनस आई का काम करेगा, ये भी माइनस आई का काम करेगा। अब क्या करोगे, डिस्टेंस चेक करो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ही नहीं कुछ, जीरो डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा खींचेगा इसके क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसके एनायन के लिए माइनस आई का, स्ट्रॉन्ग माइनस आई का काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। इनके बीच में एक कार्बन है, इनके बीच में दो कार्बन आ गए, इनके बीच में चार कार्बन आ गए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई की पावर घटेगी, और माइनस आई की पावर घटेगी तो उसकी एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो सबसे वीक एसिड कौन होगा, फोर्थ वाला, फिर उससे स्ट्रॉन्ग थर्ड वाला, थर्ड वाले से भी स्ट्रॉन्ग सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें डिस्टेंस सबसे कम है। समझ आया कि नहीं? ये नोट डाउन करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन और बता रहा हूं, जो थियोरेटिकल है, जो एक्सपेरिमेंटल है, हमें याद करना है। एक बार ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, इसमें फिनोल, मेथेनॉल, वाटर और इथेनॉल का कंपैरिजन करना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड है। जैसा मैं आपको लिखवाऊंगा वैसा ही याद करना है, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात सुनो, वैसे जो भी कॉन्सेप्ट हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं ना, कि इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, कि माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही हम रेजोनेंस में देखेंगे कि माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, और प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो ये थियोरेटिकल में ठीक है, लेकिन हर जगह ये वैलिड नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे ये आ गया, यहां पे है ना, ये मेथेनॉल तो आगे चला गया, लेकिन इथेनॉल पीछे है, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, एक वाटर से ज्यादा एसिडिक है, एक वाटर से कम एसिडिक है। तो इसलिए जितने भी हमारे कंपाउंड्स है, तो सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट की गई है, और वो पीके वैल्यू पे फाइंड आउट की गई है। सबकी पीके वैल्यू लिखी हुई है, उसके बेस पे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। वैसे जो हम पढ़ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो थियोरेटिकली हो जाएंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड या मेसोमेरिक इफेक्ट बेस्ड, आगे जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। लेकिन यहां पे जैसे ये क्वेश्चन अभी तक जो आया है, आपको ये याद करना पड़ेगा। इनकी पीके वैल्यू मैं लिख देता हूं, जो कि आपको याद रखनी है। इसकी अप्रोक्स 10 होती है, 9.9 होती है, वैसे 10 याद कर लो। इसकी 15.5 होती है, 15.54 बोल सकते हो। इसकी 15.74 होती है, और इसकी अप्रोक्स 16 होती है। तो जैसे जैसे पीके वैल्यू बढ़ेगी, तो आप क्या कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्या लिख दोगे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, ये लिख दो, और फिर इसको याद रखना है। तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपको इंडक्टिव इफेक्ट के साथ इतना ही करना था, लेकिन मैंने बेसिक पे इतना जोर इसलिए दिया है ताकि आने वाले टाइम पे जो लेक्चर्स आप करेंगे उसमें आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हम और अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर बेसिक नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक आप अच्छे से सीख चुके हो। अब अपने को बेसिक स्ट्रेंथ का और बेसिक सीखना है। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, आज का लास्ट टॉपिक, बेसिक स्ट्रेंथ। कौन सी एप्लीकेशन आ गई अपनी, ये फोर्थ एप्लीकेशन है, बेसिक स्ट्रेंथ। और किसकी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इसके साथ इंडक्टिव इफेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ फोर्थ एप्लीकेशन है। इसमें सबसे पहले ये बताओ, बेस किसे कहते हैं, बेस विच डोनेट, लिख लो साथ के साथ, विच डोनेट इट्स लोन पेयर टू H प्लस is called बेस। बात समझ में आई? अब देखो, H प्लस को लोन पेयर कौन देगा, जिसके पास लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी। भाई डोनेशन कौन करता है, जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे। या अब हम यहां पे केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे। भाई जिसको इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे उसी के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बात समझ में आई? और इसका उल्टा अगर देखें, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो। यहां पे क्या लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electron donating group and inversely proportional to electron withdrawing group। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी तक हमने कौन से पढ़े हैं, प्लस आई वाले, और माइनस आई वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, जैसे अब हम क्वेश्चंस करते हैं, अब मेरे साथ साथ लिख लो बेसिक, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
बेसिक स्ट्रेंथ ये दे दिया मान लीजिए आपको। अब ये क्वेश्चंस हैं 3-4 छोटे छोटे, ये मैं आपसे करवा रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी कर लेने हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है CH3 CH2 माइनस, सेकेंड वन इज CH2 CH माइनस, थर्ड वन इज CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बात समझ में आ रही? तो आपको सिंपल सा बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक? बता सकते हैं, ठीक? इसको करो। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, मान लीजिए ये दे दिया जाए आपको CH3 माइनस, ठीक? और नेक्स्ट है NH2 माइनस, थर्ड वन इज OH माइनस एंड फोर्थ वन इज F माइनस। ये दे दिया, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। और क्या करेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, CH3 NH2 दे दिया आपने को, और क्या दे दिया, सेकंड दे दिया CH3 OH दे दिया, इसके पास भी लोन पेयर है देने के लिए, एंड थर्ड वन इज CH3F। ये हो गया, समझ आ रही बात? और क्या कर सकते हैं हम, फोर्थ में फर्स्ट लिखो CH3 CH2 NH2, ये दे दिया। सेकंड वन इज Cl CH2 CH2 NH2, ये दे दिया। थर्ड वन इज CH3, यहाँ पे लिखना NO2 CH2 CH2 NH2, और क्या दे सकता है आपको, फोर्थ दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया CH Cl2 CH2 NH2, ये चार ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक? समझ आ रही बात? ये करो, ये चार क्वेश्चन काफी हैं, कर लोगे ट्राई? कैसे करते हैं देखो, इधर देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिंपल ये देखो, एनायन दे रखे, कार्बन का एनायन है, तो कार्बन का एनायन ये sp3 ये sp2 ये sp, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखूंगा, 3 वाला सबसे कम, फिर 2 वाला और फिर 1 वाला। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक, बिल्कुल सिंपल है। या वैसे ना आप एक बात और बोल सकते हो, ये सबसे स्टेबल एनायन है, जो सबसे स्टेबल एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन तो वो जल्दी देगा ना जो सबसे कम स्टेबल एनायन है। समझ आ रही है ना बात? तो हमेशा ये भी ध्यान रखो कि जो सबसे कम स्टेबल एनायन होगा वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कम बेसिक होगा। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पे कार्बन का एनायन, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, तो ये सारे एक ही पीरियड के हैं। तो पीरियड में आपको क्या करना होता है, पीरियड में आपको सिंपल क्या बताना है भाई, सीधा सीधा आपको क्या बताना, बोलो क्या बताएंगे हम यहाँ पे पीरियड में? ये देखेंगे एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटेगी। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वाले की सबसे कम, और फिर थर्ड वाले की उससे ज्यादा, सेकंड वाले की उससे ज्यादा, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट की, उसकी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। समझ आ रही बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, CH3NH2 CH3OH CH3F, ये देखा आपने। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, सर यहाँ पे 3 लोन पेयर है तो ये इजीली देगा, सर यहाँ पे 2 ही है ये इजीली देगा, ये इससे कम देगा, सर यहाँ पे तो एक ही, ये सबसे कम देगा। लेकिन उल्टा होता है, देखो लोन पेयर तो एक ही देना है। मान लीजिए 3 आदमी है ABC, एक के पास 100 रुपए हैं, एक के पास 1000 रुपए हैं, और एक के पास 10,000 रुपए हैं। मान लीजिए तीनों को डोनेट करने हैं 10-10 रुपए, तो 10 रुपए 100 वाला भी डोनेट कर सकता है, 1000 वाला भी कर सकता है, और 10,000 वाला भी कर सकता है। लेकिन 10,000 वाला सबसे ज्यादा कंजूस है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो देना ही नहीं चाहता। तो वो क्या होगा, वो बड़ी मुश्किल से देगा। देने सबको, तीनों को 10-10 रुपए है, ये बेचारा सबसे सीधा है फर्स्ट वाला, ये सबसे शरीफ है, ये इजीली दे देगा। समझ आ रही बात? ये सबसे इजीली देगा, इसका डोनेशन सबसे इजी जाएगा, दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे इसका, थर्ड वाले का इसका। ठीक, अब देखो सबसे ज्यादा इजीली इसने दिया, यानी आप अब ये समझो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। समझ आ रही बात? तो इन तीनों में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? तो फर्स्ट वाला इजीली दे देगा, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला सबसे मुश्किल से देगा। तो इनका ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ऊपर भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लिखते आ रहे हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सब में कॉमन क्या दे रखा है, अमाइन दे रखा है।
अमाइन दे दिया, तो अमाइन NH2 है सब जगह। यहाँ पे क्या लगा है देखो, प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे CH इसके ये माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप, और यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप लगे दो दो। तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो यहाँ पे प्लस आई लगा है, प्लस आई वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो फर्स्ट आ गया, फिर ये सब यहाँ पे माइनस आई लगे हैं, यहाँ पे दो दो माइनस आई लगे हैं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो सबसे कम बेसिक होगा आपका फोर्थ वाला, और इससे ज्यादा बेसिक कौन होगा, इन दोनों में एक एक माइनस आई लगे हैं। डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी देख लो ना, डिस्टेंस मैंने सबका सेम दिया है, बस नंबर यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे दो नंबर दो माइनस आई लगे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कम बेसिक होगा, और यहाँ पे दोनों पे एक एक ही माइनस आई लगा है। डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर से चेक करेंगे, इसकी पावर ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा और ये ज्यादा बेसिक होगा। तो थर्ड वाला थोड़ा कम बेसिक होगा और सेकंड वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ आ रही बात। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, ये तो इजी थे। फिफ्थ क्वेश्चन और करो। फर्स्ट आपका F माइनस दिया मैंने, सेकंड मैंने आपको Cl माइनस दिया, थर्ड मैंने आपको Br माइनस दिया, एंड फोर्थ वन इज I माइनस। एक बार ये क्वेश्चन आपको खुद को सोचना चाहिए, मैं आपको टाइम देता हूं, खुद से आप ट्राई करो कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सोचो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जब आप करेंगे, यहां पे हम लोग क्या सोच सकते हैं, जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब क्या करेंगे, एज साइज इंक्रीज, देखो मैं येलो पेन से लिख देता हूं, एज साइज इंक्रीज, तो क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी ऑर्डर क्या आ जाएगा, F माइनस का सबसे ज्यादा, फिर Cl माइनस का, फिर Br माइनस का, और फिर I माइनस सबसे कम बेसिक होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, समझ में आ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है। समझ आ रही बात, फिफ्थ वाला। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, सबसे अच्छे क्वेश्चन तो यही थे, बाकी तो इजी है, आप इजीली कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो कैसे करोगे, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने देखा सब एनायन है, जब आपने देखा कि सभी एनायन है तो उसमें आपने क्या देखा, ये कार्बन का एनायन, ये कार्बन का एनायन, ये ऑक्सीजन का एनायन, ये नाइट्रोजन का एनायन। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे, सभी एक ही पीरियड के हैं, तो पीरियड में किसके बेस पे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और ऑक्सीजन इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो उससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, थर्ड के बाद। अब इन दोनों में यहां पे कार्बन sp है, यहां पे ये नाइट्रोजन sp3 है, तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये sp हो गया ना, इसकी 3.0 होगी, सॉरी 3.25, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 और इसकी होगी 3.0। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इन दोनों में ये इजीली दे देगा फोर्थ वाला, और फिर फर्स्ट वाला, और सबसे इजीली कौन देगा, सेकंड वाला। ये आंसर आएगा। मैंने उल्टा लिख दिया फोर्थ को और फर्स्ट को, इसको सही करो। फर्स्ट वाले से ज्यादा बेसिक कौन होगा, फोर्थ वाला होगा, क्योंकि फोर्थ वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैंने ये मिस्टेक लिख दिया था, मैंने क्या लिख दिया था, फोर्थ वाला पहले लिख दिया था, फिर फर्स्ट वाला लिखा था। फोर्थ वाला ज्यादा बेसिक होगा, फर्स्ट वाला कम बेसिक होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो ये तो हुआ बिल्कुल इजी। अब जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, हेडिंग डाल लो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। और बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा, इजीली आपको कर लेना है। कैसे करना है, जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही याद करना है। यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और बार बार रिपीट होते हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है, एक ही क्वेश्चन है, उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। बताऊं कैसे। सबसे पहला बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, सबसे पहले हम लिखते हैं इन गैसियस मीडियम। इन गैसियस मीडियम, देखो अमाइन क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो अगर बात करोगे आप टर्सरी अमाइन की, ये आपका टर्सरी अमाइन होगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसके दो ही आर लगाऊंगा तो ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। या इसको ऐसे बना दो, यहाँ पे इसको बल्कि ऐसे बनाओ, ये एक आर लगा, एक आर लगा और एक एच लगा, ये आपका सेकेंडरी अमाइन,
ये टर्सरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन जब हम बनाएंगे, एक ही R लगा हो, एक ही कार्बन से जब नाइट्रोजन जुड़ा हो, उसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। और ये आपका NH3 होगा। ठीक है कि नहीं है? बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे ये आपका नाइट्रोजन है NH3। ठीक, तो इसमें अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो ये प्लस आई से दे रहा, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये भी प्लस आई से दे रहा, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा। हाइड्रोजन का प्लस आई होता नहीं है, और ये भी देता। तो यहाँ पे 3-3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ भाई क्या आएगा? सीधा सीधा 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, और सबसे कम होती है NH3 की। तो ये ऑर्डर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत आती भी नहीं है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता। ठीक, तो कहां से आता है अब वो नोट डाउन करो। अब कोई भी कॉपी पेन पे कुछ नहीं करेगा, कोई भी लिखेगा नहीं कुछ भी। जो मैं बात बता रहा हूं बस ओनली उसका ध्यान देना, आपको कैसे करना है वो समझो। अब लिखो इन एक्वस मीडियम। क्या लिखना है? इन एक्वस मीडियम। देखो इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में क्या होगा? यहां पे आपको ना बस एक चीज बता रहा हूं, याद करनी है। अगर R यहां पे मिथाइल ग्रुप है, अगर R मिथाइल ग्रुप है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पे आएगा 3 डिग्री, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, और NH3 सबसे कम आएगा। कोई डाउट है क्या? ये हो गया। और अगर यहां पे जो R हमने लिया है, अगर वो इथाइल ग्रुप हो जाए, मिथाइल की जगह क्या हो जाए? इथाइल। ठीक, कैसे याद करोगे? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अमोनिया का सबसे कम। तो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको एज इट इज याद करने हैं, और एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। पता क्या करेगा? यहां पे मिथाइल 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 लगा के दे देगा, R की जगह हर जगह। तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा क्या होगा? 2 डिग्री, एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूं, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। बता दोगे? ये आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की NCERT में भी दिए गए हैं, इसलिए आप अच्छे समझ लो, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। समझ आ रही बात? अगर R मिथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर अमोनिया। अगर R इथाइल ग्रुप है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अब देखो, अब ऐसा क्यों होता है? इसमें सोल्वेशन इफेक्ट वगैरह आते हैं, मैं आपको उनमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि एक सोल्वेशन इफेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके साथ साथ आपको स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे सीधे ये नंबर याद रखो। कैसे याद रखेंगे? मैं करवाता हूं याद। देखो छोटा ग्रुप, यहां पे लिखना छोटू ग्रुप या छोटा ग्रुप। छोटा एल्काइल ग्रुप अगर है तो छोटा नंबर 213 नंबर, 213 छोटा नंबर। बात समझ में आ रही है? और अगर बड़ा एल्काइल ग्रुप है, बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो क्या बोलोगे? बड़ा नंबर 231। देखो दोनों में चेंज कहां आ रहा है वो देखो आप। कैसे भाई? दोनों में 2 डिग्री अमाइन आपका आगे है, और अमोनिया की सबसे कम है। चेंज किस में आ रहा है? 1 डिग्री और 3 डिग्री में इंटरचेंज हो रहा है। तो आप ये याद रखो, छोटा ग्रुप अगर है, मिथाइल ग्रुप अगर है, तो छोटा नंबर 213 नंबर 213। अगर बड़ा ग्रुप है, बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, तो क्या बोलोगे? बड़ा नंबर 231। ठीक, 231 नंबर, और अमोनिया पीछे आ ही रहा है। इसके अलावा आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरे से पूछें आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, लिख देता हूं मैं यहां पे साफ साफ, याद रखना है, क्योंकि आपकी NCERT में है। ठीक, हर एक एग्जाम में 3-3 4-4 बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए प्लीज इस बात को याद रखें। ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। आप नोट कर लो, ये पॉइंट याद रखना है, या आप क्या करोगे? टेबल के सामने चिपका लो कि ये ऑर्डर आता है, क्योंकि सीधा 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा अपना, और है भी कुछ नहीं। छोटा ग्रुप छोटा नंबर, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर, कुछ भी नहीं है। इतना सा आपको पढ़ना था। अब आपको समझ में आ गया? तो
तो ये था आज आपका सेकंड लेक्चर। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हमने अच्छे से किया। मैंने कोशिश ये की है सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास में याद हो जाएं, आपको दोबारा उनको रटने की जरूरत ना पड़े। जैसा मैं समझाता हूं वैसे समझने की कोशिश करो, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो तो आपका ये 344 पेज पे दिया हुआ है, या आपकी 11th की एनसीईआरटी पार्ट 2 है, तो इसमें आपको पढ़ना है। देखो 344 पेज पे ओनली एक पेज का दिया हुआ है, बल्कि एक पेज भी पूरा नहीं है। आपको पढ़ने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। अगर आप पूछेंगे सर इससे पहले की ऑर्गेनिक नहीं बताई आपने, अगर पहले की भी ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आइसोमेरिज्म दिया आपका 340 पेज पे, ये भी 1.5 पेज का, बस यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां खत्म हो गया, तो ये भी आपका 1 पेज का है, ये पढ़ लेना। इसके अलावा और क्या दिया है, इससे पहले आईयूपीएससी भी आपका दिया हुआ है। अगर आईयूपीएससी भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ओनली वही पढ़ना है जो मैंने आपको बोला है। धीरे धीरे सारी चीजें मैं कराऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये नहीं कि सारा पढ़ने लग जाएं और कुछ ऐसी चीज आपको मिले जो मैंने नहीं पढ़ाई है फिर आप टेंशन में आ जाए, ऐसा नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारा कंप्लीट मैं कराऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो प्लीज इंडक्टिव इफेक्ट को पूरे को दोबारा प्रॉपर से रिवाइज करके आप इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, रेजोनेंस पे जाएंगे। तो कल से रेजोनेंस स्टार्ट करना है। आज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।